हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। In class 9th, you have learned about various elements. You have seen these elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. क्लास 9th में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में जाना था और हमने देखा था कि हम एलिमेंट्स को जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स। Think of some uses of metals and non-metals in your everyday life. What properties did you think while categorize elements as metals and non-metals? How are these properties related to the use of these elements? Look at some of the properties in detail. हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखते हैं जब हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। हम उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हैं, कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम उसकी हार्डनेस देखते हैं, उसकी सॉफ्टनेस देखते हैं, हम उसकी लस्ट्रस नेचर देखते हैं, हम उसकी सोनरस नेचर को देखते हैं, हम उसकी मेलेबिलिटी देखते हैं, डक्टिलिटी देखते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेस पे हम जो है वो एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कैटेगराइज करते हैं। तो अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ी इंट्रोडक्शन लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिनको हम देख के, टच करके या फिर अपनी 5 सेंसेस की हेल्प से जिनके बारे में जज कर सकें, उन प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो हम अपनी पाँचों सेंसेस की हेल्प से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे देख के बताना, उसको टच करके बताना, अगर कोई चीज़ है तो उसको टेस्ट करके बताना। वैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स को तो हम टेस्ट नहीं करते हैं, वैसे टेस्ट भी जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो 5 सेंसेस जो हमारी डिटेक्ट करते हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टडी this with the help of the following activities. From the activity 3.1 to 3.6, collect the sample of the following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available. हमें कुछ metals जो है वो collect करनी है जो भी हमें आसानी से मिल जाए। आयरन तो आसानी से हमें मिल ही जाता है, लोहे के नट हो गए, लोहे की कीलें होगी, ये सारी जो है वो आयरन ही है। कॉपर हमारी जो वायर्स होती हैं उसमें से निकल जाएगा कॉपर। एल्युमिनियम भी जो हमारी वायर्स होती हैं उसके अंदर एल्युमिनियम होता है। मैग्नीशियम भी हमें ईजिली जो है वो अवेलेबल हो जाता है। सोडियम का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी कुछ मेटल्स हमको कलेक्ट करनी है जो भी हम आसानी से अपने आसपास से जो है वो अरेंज कर सकें। Activity 3.1, take sample of iron, copper, aluminum and magnesium. Note the appearance of each sample. Clean the surface of each sample by rubbing them with sandpaper and note their appearance again. हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मेटल्स जो लेनी है उनकी अपीयरेंस को देखना है, मीन्स कि वो हमें कैसे दिखाई दे रही हैं। हर सैंपल के, हर मेटल का, जैसे आयरन का सैंपल चेक करना है कि वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, कॉपर का सैंपल हमें देखना है कि वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है। फिर हमें उनके सरफेस को अच्छे से साफ़ करना है। जैसे कि अगर हमारे पास लोहे का कोई टुकड़ा है, हम उसको देख रहे हैं, तो हो सकता है वो हमें डल नज़र में आए क्योंकि उसके ऊपर रस्ट लगी हो सकती है। उसका जो रस्टिंग के कारण जो उसका सरफेस है वो थोड़ा डल हो चुका होगा, वो काला पड़ जाता है टाइम के साथ रस्ट लगने के कारण। फिर हमें उसके सरफेस को अपने सैंड पेपर हमारे रेगमार होते हैं उसके साथ अच्छे से साफ़ करना है और फिर चेक करना है कि उसकी अपीयरेंस अब हमें कैसी नज़र में आ रही है। Metals in their pure state having a shining surface, this property is called the metallic luster. जब भी कोई मेटल अपनी प्योर स्टेट में होता है, प्योर स्टेट का मतलब क्या है, जैसे अगर हम लोहे की ही बात करें तो लोहा
जब ओपन स्टेट में पड़ा रहता है तो वो जंग पकड़ लेता है, उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। और जब लोहे को जंग लगनी शुरू हो जाती है फिर हम नहीं कह सकते कि लोहा प्योर स्टेट में है, क्योंकि अब उस पर जंग लगनी शुरू हो चुकी है। और जंग लगा हुआ जो लोहा है वो कभी भी हमें चमकता हुआ नज़र में नहीं आएगा, वो हमेशा हमें डल ही नज़र आता है। तो अगर मेटल बिल्कुल प्योर स्टेट में है तो उसका सरफेस हमेशा शाइनिंग होगा, वो हमेशा चमक रही होगी। अगर आपके पास बिल्कुल नया लोहा है, अगर आपने कहीं मशीन्स वगैरह में देखा जहाँ पे नट वगैरह बनते हैं तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल शाइनिंग कर रहे होते हैं, शाइन मार रहे होते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो मेटल होती है, वो जो लोहा होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। जब भी कोई मेटल अपनी बिल्कुल प्योर स्टेट में होती है तो उसका सरफेस जो होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम मेटालिक लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 3.2। Take small pieces of iron, copper, aluminum and magnesium. Try to cut these metals with a sharp knife and note your observation. अब हमें मेटल्स लेनी है और उनको हमें चाकू की हेल्प से काटने की कोशिश करनी है और देखना है कि कट रहे हैं या नहीं कट रहे। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। हमें क्या करना है, सोडियम मेटल को एक टोंग की हेल्प से पकड़ना है। ऑलवेज हैंडल द सोडियम मेटल विद केयर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। जब भी हमें सोडियम को यूज़ करना होता है तो हम उसको अच्छे से सुखा के यूज़ करते हैं, उसको फिल्टर पेपर में रख के आसान अच्छे से जो है वो सुखा लेते हैं। अगर वो गीला रहेगा तो वो रिएक्ट कर लेगा और उसमें एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको अच्छे से ड्राई किया जाता है। पुट इट ऑन द ग्लास, वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। फिर हमें क्या करना है, उसको एक वॉच ग्लास पे लेना है। वॉच ग्लास एक कांच की जो होती है छोटी सी प्लेट टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमने जो है वो सोडियम को रखना और उसे चाकू से काटने की कोशिश करनी है। हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। यू विल फाइंड दैट द मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हम इन्हें ये देखेंगे कि जो मेटल्स हैं वो जो है हार्ड होती हैं और जो हार्डनेस है वो हर मेटल की अलग अलग है। जब हम इन मेटल्स को काटेंगे तो हम देखेंगे कि जो सोडियम है वो नाइफ से कट भी जाती है, क्योंकि सोडियम जो है वो इकलौती एक ऐसी मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटाशियम हमारे पास दो मेटल्स हैं जिनको हम चाकू से कट कर सकते हैं। बाकी हम किसी भी लोहे को हम चाकू से नहीं काट सकते, एल्युमिनियम को हम चाकू से नहीं काट सकते, सिल्वर को हम चाकू से नहीं काट सकते। तो मेटल्स को हम चाकू से जो है वो कट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 3.3। टेक pieces of iron, zinc, lead and copper. Place any one metal on a block of iron and strike it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals. Record the change in the shape of these metals. इस बार हमें क्या करना है, जो हमारी मेटल्स है उनको थोड़ी सी जो है वो 4 या 5 बार जोर से मारना है और हमें देखना है कि क्या चीज़ हो रहा है। और सभी मेटल्स के साथ ये एक्टिविटी हमें रिपीट करनी है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। हम ये देखेंगे कि जब हम कुछ मेटल्स को मारते हैं तो वो पतली 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 होती चली जाती हैं। जैसे आप लोहे की कील को मारना शुरू करो तो वो पतली पतली होती चली जाएगी, थिन शीट्स में बदलनी शुरू हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेलिबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या है? मेलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें जब हम मेटल्स को किसी भी हैमर के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो पतली थिन शीट्स में जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। डिड यू नो दैट द गोल्ड एंड द सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स? क्या आपको पता है कि जो सोना और चांदी है उनको सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल माना जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि सोने के गहने जो होते हैं वो काफ़ी पतले पतले होते हैं, क्योंकि हम गोल्ड को सबसे ज़्यादा जो है पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर की मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 3.4। कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड एक्सेट्रा। विच ऑफ द अबव मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स? The availability of metals to be drawn into thin wires is called the ductility. जब हम किसी मेटल को खींचकर उसे पतली वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, मीन्स कि मेटल से जब हम वायर्स बना सकते हो तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो सोना है वो हमारा सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है।
You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from a 1 gram of gold. आप ये देख के जो है वो सरप्राइज हो सकते हो कि हम सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी जो तार है वो बना सकते हैं अगर हमारे पास 1 ग्राम सोना हो। 1 ग्राम का मतलब होता है 1 तोला। अगर हमारे पास 1 तोला सोना है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे हम 2 किलोमीटर लंबी जो वायर है वो बना सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट द मेटल्स कैन बी गिवन अ डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड। किसी भी मेटल की मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण ही हम मेटल को उस जो है वो अलग अलग शेप्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स में बदल सकते हैं। जैसे शेप हमें चाहिए वैसी शेप हम बना सकते हैं। कोई मेटल अगर ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल है तो उसको आसानी से अपनी ज़रूरत की शेप के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग द कुकिंग वेजल्स। क्या आप बता सकते हो कुछ मेटल्स के नाम जो हम अपने खाना बनाने वाले जो बर्तन है उसमें यूज़ करते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेजल्स। क्या आप जानते हो कि हम इन्हीं मेटल्स के से खाना क्यों बनाते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। हम एक एक्टिविटी करेंगे इस आंसर को फाइंड आउट करने की। टेक एन एल्युमिनियम और द कॉपर वायर। हमें एक एल्युमिनियम या फिर कॉपर की जो वायर है वो लेनी है। क्लैंप दिस वायर ऑन द स्टैंड। हमें उसको जो है वो स्टैंड के बीच में लगा देना है। ये हमारी वायर होगी है, इसको हमने यहाँ क्लैंप के बीच में लगा दिया है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग अ वैक्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पिन हमने जो है वो यहाँ पे एक पिन लगा दिया वैक्स को यूज करते हुए। हीट द वायर विद द स्पिरिट लैंप कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैंप। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर से जो है वो गर्म करना शुरू करेंगे। इस जो हमारी मेटल की वायर थी उसको हम यहाँ से गर्म करना शुरू करेंगे। What do you observe after some time? Note your observation. Does the metal wire melt? हम अपना क्या देखेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। The above activity shows that the metals are the good conductor of heat and have the high melting point. जब हम देखेंगे कि जब हम इसको गर्म करते हैं तो जो ये पिन जो वैक्स थी वो पिघलना शुरू हो जाएगी, तो जिससे हमें पता लगेगा कि हम गर्म तो इसको यहाँ से कर रहे थे, इस मेटल को गर्म हम यहाँ से कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो ये वाला पार्ट भी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसका कारण ये है कि मेटल्स जो होती हैं वो अच्छी कंडक्टर्स होती हैं हीट की, जिसके कारण हीट एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पर जाती है, जिसके कारण पूरी की पूरी जो वायर है वो हमारी गर्म हो जाती है। और गर्म करने से जो है वो जल्दी पिघलेगी भी नहीं वायर। ऐसा नहीं है कि जब हम उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो वो पिघल जाएगी, जिससे हमें ये पता लगेगा कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। मीन्स उसको मेल्ट करने के लिए हमें उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा अगर हम उस मेटल को जो है वो मेल्ट करना चाहते हैं। तो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। जो सबसे बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के वो हमारे सिल्वर या फिर कॉपर हैं। ये बेस्ट वाले आपको याद रखने हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मेलेबल है और डक्टाइल है, और सिल्वर और जो हमारी कॉपर है वो सबसे बढ़िया कंडक्टर होते हैं हीट के। लेड और द मरकरी आर द कंपैरेटिवली द पुअर कंडक्टर ऑफ। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं हमारे पास लेड एंड मरकरी। लेड एंड मरकरी जो है वो दोनों हमारे पास पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, और सबसे अच्छे कौन से हैं, सिल्वर और कॉपर। नेक्स्ट हमारे पास है डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस फाइंड आउट। क्या जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, तो हम इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसे जानेंगे। एक्टिविटी 3.6 में हमें कह रहे हैं कि सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। हमें एक इलेक्ट्रिक सेटअप बनाना है। एक बैटरी ली है, बैटरी की एक तरफ जो है वो वायर की हेल्प से हमने बल्ब को जोड़ना, और बल्ब की जो है वो दूसरी वायर हमने बैटरी की दूसरी साइड पे अटैच किए। बीच में हमने जो है वो एक स्विच रखा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पे हमने 2 क्लिप्स लगाई हैं जिसके बीच में हम कोई मेटल्स जो है वो इंसर्ट करेंगे। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमने जो भी मेटल जो है वो टेस्ट करनी है वो रखेंगे। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज इट इंडिकेट। जब हम यहाँ पे कोई मेटल रखेंगे, अगर मेटल रखने से जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर दे, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो गया। मीन्स कि हमारी जो मेटल है वो
अच्छी कंडक्टर होगी करंट की। अगर हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो मेटल हमने रखी है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रही है। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर that carry the current in your homes have a coating of the polyvinyl chloride। हमें हमारे घरों में जो भी करंट आता है वायर्स के थ्रू, तो वायर्स के ऊपर जो है वो कोटिंग चढ़ी होती है पीवीसी की, जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। वाई आर द इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद सच सब्सटेंसेस। तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उनके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग क्यों की होती है? वो है कोटिंग इसीलिए की होती है क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो इंसुलेटर होती है, वो हीट करंट को जो है वो कंडक्ट नहीं होने देती, पास नहीं होने देती, जिसके कारण जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने से जो है वो बचाती है। What happens when the metal strike a hard surface? Do they produce a sound? जब भी हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो वो आवाज़ पैदा करती है। The metal that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous। और जो भी मेटल्स जो है वो आवाज़ पैदा करते हैं उनको हम सोनरस बोलते हैं। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल आर मेड ऑफ द मेटल? इसीलिए जो हमारी स्कूल की बेल्स होती हैं वो मेटल की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, और उसको लोहे से ही जो है वो हिट किया जाता है। जब वो हिट करते हैं तो वो आवाज़ पैदा करती है, क्योंकि मेटल्स जो होती हैं वो सोनरस नेचर की होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। In the previous classes, you have learned that there are very few non-metals as compared to metals। हम already ये पढ़ चुके हैं जो non-metals होते हैं वो काफ़ी कम है as compared to हमारी metals। Some of the examples of the non-metals are the carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारी नॉन मेटल्स की, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी जो है वो हमारी नॉन मेटल्स की एग्जाम्पल्स हैं। The non-metals are either solid or gases except bromine which is a liquid। जो नॉन मेटल्स है वो या तो सॉलिड हो सकती हैं या फिर गैसेज होती हैं, सिवाय हमारी ब्रोमाइन की। ब्रोमीन जो है वो इकलौती एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि हमारी लिक्विड स्टेट में होती है। और अगर आपसे कोई पूछे एक ऐसी मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होती है तो वो क्या है? वो हमारी मरकरी है। मरकरी जो है वो इकलौती एक ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है। और नॉन मेटल जो है वो हमारी ब्रोमीन है जो कि लिक्विड स्टेट में होती है। Do non-metals also have the physical properties similar to that of the metal? Let us the find out। क्या नॉन मेटल्स भी जो है वो सेम प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं जैसे कि हमारी मेटल करती हैं? तो एक्टिविटी 3.7 है हमारे पास। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हम कुछ नॉन मेटल्स लेंगे और इस बार फिर से वो सारी एक्टिविटीज देखेंगे रिपीट करके। सबसे पहले उनकी अपीयरेंस देखेंगे कि वो कैसी है कैसी नहीं, उनका सरफेस शाइनी है या कैसा है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। उसके बाद हम उसकी मेलेबिलिटी चेक करेंगे, उसको अगर मारेंगे तो क्या होगा। जब हम किसी मेटल को मारते हैं, जब आप एक कोयले का टुकड़ा ही उठा लो तो कोयले को अगर आप हथौड़ी से मारते हो तो वो टूट जाएगा, वो पतला नहीं होगा, मीन्स कि उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। लोहे को अगर आपका ग्रेफाइट है, आपके पास पेंसिल का सिक्का है, अगर आप उसको खींचो तो आप उसको लंबा भी नहीं कर सकते, जैसे आप उसको मारोगे तो वो टूट जाएगा। तो उसमें जो है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी जो है वो नहीं होती है। मेटल जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, उनमें सोनोरिटी की भी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो सोनरस नहीं होते हैं। अगर आप कोयले को हथौड़े से मारोगे तो कोयला आवाज़ पैदा नहीं करता है। On the basis of the above observation recorded in the table, discuss the general physical properties of the metals and the non-metals in the class. You must have concluded that we cannot group elements according to their physical properties alone, as there are many exceptions. For example, all the metals except mercury exist as a सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी को छोड़ के सभी मेटल्स जो है वो हमारी सॉलिड स्टेट में होते हैं।
यू हैव बीन ऑब्जर्व दैट द मेटल हैव द हाई बोइलिंग पॉइंट। हमने ये देखा है कि जो मेटल्स है उनका बोइलिंग पॉइंट जो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन गैलीलियम और सीजियम जो है वो ऐसे मेटल्स है जिनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। गैलीलियम का तो इतना कम होता है कि अगर हम इनको अपने हाथ में रखेंगे, अपनी हथेली पे रख देंगे तो भी वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। गैलीलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इतना कम होता है कि वो हमारे हाथ की गर्मी से भी पिघल जाएगा। अगर हम इसको अपने हाथ पे रखेंगे तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है, उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर से भी जो है ये दोनों मेटल्स जो है वो पिघल जाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन ये हमेशा सब पे ट्रू नहीं है। कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जिनका कम होता है, जैसे कि हमारी गैलीलियम और सीजियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ लस्ट्रस। हमने ये भी देखा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, उनका सरफेस जो होता है वो शाइनी नहीं होता है, लेकिन एक आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी जो है वो लस्ट्रस बिहेवियर की होते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। Each form is called an allotrope. Diamond, an allotrope of carbon, is the hardest natural substance known and has a very high melting point and the boiling point. Graphite, another allotrope of carbon, is a conductor of electricity. कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसकी एक फॉर्म है डायमंड, जो हमारा हीरा होता है वो हमारी कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, मीन्स की कार्बन का ही एक रूप है। लेकिन डायमंड को हम हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो मानते हैं। नेचुरल सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस जो है वो डायमंड माना जाता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी जो है वो कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन ये हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है और ये अच्छा कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। Alkali metals like the lithium, sodium, potassium are so soft that they can be cut with a knife। वैसे तो हमारी मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। दे हैव अ लो डेंसिटीज एंड द लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनकी डेंसिटीज कम होती है और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। Element can be more clearly classified as non-metals and metals on the basis of their chemical properties। जो हम elements की classification को उनकी chemical properties के according जो है वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो classify कर सकते हैं। उनमें फिर भी ज़्यादा exceptions नहीं होती, जैसे physical properties में काफ़ी सारी exceptions हैं। ऐसी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के केस में ऐसी जो एक्सेप्शंस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। एक्टिविटी 3.8 में है हमारे पास, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। हमें क्या करना है, ये मैग्नीशियम रिबन लेना है और कुछ सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व्ड देम इन वाटर। हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना है, उस जो भी उससे राख बनेगी उसको जो है वो पानी में डिजोल्व करना है। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हमें जो भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा उसको जो है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर से जो है वो चेक करना है। इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। क्या जो प्रोडक्ट हमारे पास बर्निंग के बाद बना है वो एसिडिक है कि बेसिक है। Now burn the sulfur powder, place a test tube over the burning sulfur and collect the fumes produced। हमें सल्फर को जो है बर्न करना और उसकी जो फ्यूम्स बनेगी, जो उसकी उसमें से जो धुआं टाइप निकलेगा उसको जो है वो हमें एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है। एड सम वाटर एंड और टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। उस टेस्ट ट्यूब में फिर हमने पानी डालना है, उसको शेक करना है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद द लिटमस पेपर। हमें फिर से जो है उनको टेस्ट करना है लिटमस पेपर से और चेक करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो एसिडिक है कि बेसिक है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस द एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं जब हम उनको पानी में जो है वो डिजोल्व करते हैं। जब भी नॉन मेटल्स को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द मेटल्स गिव राइज टू द बेसिक ऑक्साइड्स। और जब भी हम किसी मेटल को जो है वो पानी में डिजोल्व करते हैं तो उससे जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं। यू विल बी लर्निंग अबाउट
these metal oxides in the next session. यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं. गिव एन एग्जांपल ऑफ द मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ऐसी मेटल जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, वो हमारी मरकरी है. कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ. हम सोडियम पोटाशियम को जो है वो आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हमारी सिल्वर है. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, वो हमारा लेड होता है. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल होता है कि मेटल्स को और बीट करके शीट्स में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल होता है कि मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट करना. नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन. अब हम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. फॉर दिस कोलेक्ट द सैंपल ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स: एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक. हमें क्या करना है, कुछ मेटल्स के जो है वो सैंपल्स को कलेक्ट कर लेना है. What happens when the metals are burned in air? क्या होगा अगर हम किसी मेटल को जो है वो हवा में बर्न करें. You have seen in activity 3.8 that the magnesium burn in air with a dazzling white flame. Do all the metals react in the same manner? Let us check by the performing the following activities. हमें ये पता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा में बर्न करते हैं तो वो वाइट फ्लेम्स के साथ जो है वो बर्निंग करना शुरू करता है. क्या सभी मेटल्स ऐसा ही करती हैं? क्या सभी मेटल्स जब बर्न करती हैं तो वो जो है वाइट कलर की फ्लेम्स जो है वो निकालती हैं? अब हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से जो है वो चेक करेंगे. Hold any of the sample taken above with a pair of tongue and try burning over a flame. Repeat with the other metal sample. हमें एक मेटल लेनी है और उसको जो है वो बर्न करना शुरू करना है. Collect the product formed. हमें जो है वो उससे जानने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको जो है वो कलेक्ट कर लेना है. Let the product and the metal सरफेस कूल डाउन. अब हमें जो प्रोडक्ट बनना है उसको जो है वो थोड़ा ठंडा होने देना है. विच मेटल्स बर्न इजीली. हम ये भी देखेंगे कि कौन सी मेटल जो है वो आसानी से बर्न कर रही है. व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न. हम ये भी देखेंगे कि जब कोई मेटल बर्न करती है तो वो जो है वो किस कलर की फ्लेम पैदा करती है. हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर द बर्निंग. कोई भी मेटल का सरफेस जलने के बाद कैसा दिखाई देता है, हम ये भी देखेंगे. अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन. हम जो मेटल्स को जो है वो उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज करेंगे. ऑल द प्रोडक्ट आर सोल्यूबल इन वाटर. क्या सभी जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे के सारे पानी में डिसॉल्व होने वाले होंगे या नहीं होने वाले होंगे, हम ये भी देखेंगे. ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड. लगभग सभी मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाती है. मेटल्स प्लस ऑक्सीजन प्लस गिव्स अस मेटल ऑक्साइड. कोई भी हमारे पास अगर मेटल है अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनेंगे. हमारे पास हमेशा ही जो है वो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं. जब भी हम किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं हमेशा हमारे पास मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास है व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड. जब भी हम कॉपर को जो है वो ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है जो कि ब्लैक कलर का होता है. हम कॉपर को जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉपर ऑक्साइड बनता है. रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया जाता है. अब जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कॉपर 2 हो गए हैं इधर और कॉपर इधर सिर्फ एक ही था, तो इधर भी बैलेंसिंग के लिए 2 लगाएंगे तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. 2CO प्लस O2 गिव्स अस 2CuO. जब भी हम कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एल्युमिनियम है. जब भी हम एल्युमिनियम को जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है. एल्युमिनियम ऑक्साइड में हमारे पास होता है Al2O3. ये जो है वो 9th में आपको बनाने सिखाए गए होंगे. एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो Al2O3 होता है. उसका रीज़न ये है कि एल्युमिनियम के ऊपर जो है वो हमारा प्लस का 3 चार्ज होता है और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर हमारे पास माइनस का 2 चार्ज होता है.
तो ओवरऑल चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्युमिनियम लेते हैं जिसके कारण टोटल प्लस का चार्ज 6 हो जाता है, और ऑक्सीजन के हम 3 मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके कारण टोटल जो नेगेटिव चार्ज है वो भी 6 हो जाता है। प्लस का 6 माइनस का 6 आपस में मिलके हमें 0 देता है जिसके कारण पूरा कंपाउंड जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है Al। हम जब भी हम एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है Al2O3। अब हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और इधर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर एल्युमिनियम का एक ही मॉलिक्यूल है। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। अगर हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब हमारे पास ये कितने हो गए, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है, इधर सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन है, तो इधर हमारे पास 3 लगेगा आगे। तो यहाँ हमारे पास 3 हो गया। अब यहाँ पे एल्युमिनियम हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 दूनी 4 है, तो इधर एक ही है, तो इधर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो बैलेंस रिएक्शन बनेगी 4Al प्लस 3O2 गिव्स अस 2L2O3। तो ये हमारी बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी इसकी। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए जब आप ये चैप्टर कर रहे हो। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर how copper oxide react with hydrochloric acid. We have learned that the metal oxides are basic in nature, but some metal oxides such as aluminum oxide, zinc oxide, etc. shows both acidic as well as basic behavior. Such metal oxides which react with both the acids as well as base to produce the salt and water are known as the amphoteric oxides. हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब हमारी मेटल्स किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये वो हमारे ऑक्साइड्स बनाती हैं, और वो ऑक्साइड ज़्यादातर जो है वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे कि हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये जब भी ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेसिस के साथ भी जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि हमारे एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं, दोनों तरह का जो नेचर शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद द एसिड एंड द बेस। यहाँ पे नीचे हमारे पास एल्युमिनियम की जो रिएक्शन है वो दोनों के साथ दिखाई गई है, एसिड के साथ भी दिखाई गई है और बेस के साथ भी दिखाई गई है। फर्स्ट जो रिएक्शन है हमारी Al2O3 प्लस 6HCl गिव्स अस 2AlCl3 प्लस 3H2। ये हमारे पास कैसे बनी है रिएक्शन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास Al2O3। ये जो है वो किसी हम इसको एसिड में डाल रहे हैं तो एसिड मान लेते हैं कि हमने HCl डाला है। अगर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो है वो रिएक्ट करवाता है तो हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास AlCl3, क्योंकि Al पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें Cl के 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, साथ में हमारे पास बनता है इसमें वाटर। तो जब भी हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास AlCl3, साथ में हमारे पास बनता है वाटर। अब हमें इसको बैलेंस करना है। यहाँ जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इस तरफ जो है वो हमारे एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन राइट हैंड साइड में सिर्फ एल्युमिनियम का एक ही मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारे पास एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ 2-2 हो गए हैं। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे Cl जो है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे Cl का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन हमारी जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे 3 2 जा 6 क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आगे लगाएंगे 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6HCl। अब
यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए हैं, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन्स हैं वो हमारे पास सिर्फ 2 ही है, और इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 3 लगाएंगे। अब ये हमारी पूरी तरह से बैलेंस होगी। ऑक्सीजन इधर भी 3 है और ऑक्सीजन इधर भी 3 है। तो आपको ये एसिड एज इट इज़ जो है वो रिएक्शन ऐसे याद नहीं करनी है जैसे यहाँ बुक पे लिखी हुई है। आप याद करो कि आप जब भी एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है AlCl3 प्लस साथ में हमारे पास बनेगा वाटर। अब बाद में हम इसको बैलेंस कर लेंगे, हमारे पास बैलेंसिंग से पता लग जाएगा कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो ये नंबर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बैलेंसिंग से पता लग जाएगा। तो अब इसकी बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। जब भी हमारे पास जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम एसीटेट, साथ में बनेगा वाटर। ये भी बैलेंसिंग रिएक्शन से ही हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजोल्व्स इन वाटर टू फॉर्म द एल्कलीज। ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, मीन्स कि पानी में घुलते नहीं हैं, लेकिन कुछ जो है वो पानी में घुल के जो है वो एल्कलीज बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटाशियम ऑक्साइड हो गया, ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और जो है वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि जब हम N2O को पानी में डालते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब हम पोटाशियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जब हम मेटल्स को पानी में मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास उनके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। हमने ये देखा है कि जब सभी मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट पे जो है वो रिएक्शन नहीं करते। कुछ मेटल्स जो है वो जल्दी रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। Different metals shows different reactivity towards the oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. जो हमारे पोटाशियम और सोडियम है वो काफ़ी जल्दी से जो है वो हवा के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण जो है उनको आग लग जाती है। विग्रसली का मतलब होता है काफ़ी जल्दी से। अगर वो उनको थोड़े टाइम के लिए भी हम ओपन में रखेंगे तो वो आग पकड़ लेते हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। इसीलिए इनको इन एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए, इनको आग लगने से बचाने के लिए हम इन चीज़ को जो है वो मिट्टी के तेल में जो है वो डाल के रखते हैं। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज द मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उसमें जो है वो हमारी मेटल्स के ऊपर लेयर चढ़ जाती है, जिसको हम रस्ट भी बोल देते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड्स लेयर प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये जो है वो उसको आगे ऑक्सीडाइज होने से रोकती है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न ऑन हीटिंग। जो लोहा है वो उसे गर्म करने से जो है वो जलता नहीं है, लेकिन आयरन फिलिंग जो है छोटी छोटी कीलें जो है वो जल्दी से जो है वो आग पकड़ लेती है, वो जलना शुरू कर देते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर एंड द गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट द हाई टेम्परेचर। जो हमारे सोना और चांदी है वो हवा के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। After performing 3.9, you must have observed that the sodium is the most reactive sample of the metals taken here. हम कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि जो सोडियम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रसली इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज द सोडियम। जो रिएक्शन सोडियम की हमारे जो मैग्नीशियम की रिएक्शंस हैं वो थोड़ी कम विग्रस होती है, वो थोड़ी स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू सोडियम, जिससे हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। लेकिन जो है वो बर्निंग से हम सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हमें दूसरे मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। क्या होता है जब मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हम फिर से जो है वो सेम एक्टिविटीज़ सेम मेटल्स के साथ कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करेंगे। कलेक्ट द सैंपल ऑफ द मेटल्स
पुट स्मॉल पीसीज ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन द बीकर हाफ फिल्ड विद द कोल्ड वाटर, उनको ठंडे पानी में डाल देना है हमें। विच मेटल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, हम देखेंगे कि कौन सी मेटल जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रही है और उनको अरेंज करेंगे कि कौन कितनी जल्दी कर रहा है और कौन कितनी स्लो कर रहा है, उस ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेंगे। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या किसी मेटल के कारण जो है वो पानी में आग लग गई है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई मेटल जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है कुछ टाइम के बाद। पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर इन द बीकर हाफ फिल्ड विद द हॉट वाटर, अब हमें जो है जो ऐसी मेटल्स जो ठंडे पानी में रिएक्ट नहीं करती उनको हम गर्म पानी में डालेंगे और देखेंगे कि वो इस बार रिएक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर्स एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस, जब भी हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे मेटल ऑक्साइड बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म द मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और आगे जाके वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बट ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, लेकिन सारी मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। जब हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन बनती है। मेटल ऑक्साइड जो है फर्दर पानी के साथ रिएक्ट करके हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। यही हमारे पास इस रिएक्शन में भी दिखाया गया कि अगर हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड जो है मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन बनेगी। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि आगे पानी के साथ फिर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बना देते हैं। Metals like potassium and sodium react violently with cold water, जो सोडियम और पोटाशियम है वो ठंडे पानी के साथ भी जो है काफ़ी जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच द फायर, ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा जल्दी होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है जिसके कारण जो है वो और जो हाइड्रोजन रिलीज होती है उसको जो है वो आग लग जाती है और वहाँ पे धमाका होता है और उस जो हमारा सैंपल होगा उसको आग लग जाएगी। सोडियम जैसे हम सोडियम को पानी में डालते हैं, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सोडियम का फॉर्मूला होता है हमारे पास Na, उसको जैसे हम पानी में डालेंगे तो वो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है, वो होता है हमारे पास NaOH, साथ में हमारे पास आता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस करना पड़ेगा हमें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे एक और है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हो गए, 2 ऑक्सीजन्स हो गए, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 डालेंगे। तो यहाँ पे अब 2 सोडियम हो गए हैं तो इधर भी हमें 2 डालना पड़ेगा, तो 2Na प्लस 2H2O गिव्स अस 2NaOH प्लस H2 गैस जो है ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन आपको सिंपल बस फॉर्मूला से याद रखना है और उसको देखना है कि उससे क्या बनता है। ये नंबरिंग वगैरह जो है वो आप बैलेंसिंग करके चेक कर सकते हो। The reaction of the calcium with water is less violent. The heat evolved not sufficient for the hydrogen to catch the fire. लेकिन जब हम कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती है और इसमें इतनी ज़्यादा हीट भी नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन को आग लग सके। तो नीचे रिएक्शन लिखिए, कैल्शियम को जैसे हम पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Calcium start floating because the bubbles of the hydrogen gas formed stick to the surface of the metals। जो हमारा जब रिएक्शन के दौरान जो हमारा कैल्शियम मेटल है वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और जिसके कारण वो उसको फ्लोट करवाने में हेल्प करवाते हैं। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, जो हमारा मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। ये जो है ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है जिससे हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनती है और साथ में हाइड्रोजन बनती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है हमारे पास MgOH। तो इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। ये भी जो है पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है जैसे
क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वो इसके भी सरफेस पे स्टिक हो जाती है, जिसके कारण वो पानी के सरफेस पे जो है वो तैरना शुरू कर देता है। Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold और hot water। जो हमारी एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसे मेटल्स हैं, ये जो है वो ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करती है और ना ही ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करती है, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन। लेकिन जो ये स्टीम के साथ जरूर रिएक्ट करते हैं, स्टीम भाप होती है, भाप के साथ ये रिएक्ट करके जो है वो मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करती हैं। मेटल सच एज द लेड, कॉपर, सिल्वर एंड द गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। जो हमारा लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी मेटल्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। भले पानी जितना मर्जी गर्म कर लो, उसको भाप बना लो गर्म गर्म कर करके, लेकिन फिर भी वो जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट हैपन्स व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है जब मेटल्स जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक सोल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स अस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड। लेकिन जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती है। इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड itself get reduced to any of the नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, जिसका फॉर्मूला है नाइट्रिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो हाइड्रोजन बनती है उसको जल्दी से जो है वो पानी में कन्वर्ट कर देता है, पानी में बदल देता है, जिसके कारण जो है वो हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में प्रोड्यूस नहीं होती है। कारण ये है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे हाइड्रोजन गैस बनती है वो नाइट्रिक एसिड उसे उसी टाइम जो है वो पानी में कन्वर्ट कर देता है और खुद जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब हम मैग्नीज और मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हैं उस केस में थोड़ी सी जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubble was fastest in the case of the magnesium gas। जो हमारी बबल हाइड्रोजन गैस के बबल बनने की जो फॉर्मेशन होता है उसका रेट जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट मैग्नीशियम के केस में होता है। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन द केस। और इस केस में जो है वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के बाद हमारा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो हमारा आयरन होता है। In case of copper, no bubble were seen and the temperature also remains the unchanged। जब हमारा कॉपर के केस में जो है वो कोई भी हाइड्रोजन का बबल नहीं बनता है और उसमें जो है वो टेम्परेचर भी बिल्कुल सेम रहता है, मीन्स कि उसमें हीट जो है वो रिलीज नहीं होती है। दिस शोज दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। जिससे हमें ये पता लगता है कि जो कॉपर है वो एसिड के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। नीचे हमारे पास एक्वारिजिया है। एक्वारिजिया एक मिक्सचर होता है जो कि सोने की सफाई करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। एक्वारिजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो है वो गोल्ड जो है वो डिजोल्व हो जाता है। Latin for the royal water, it is freshly prepared mixture of the concentrated hydrochloric acid and the concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। जो एक्वारिजिया है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड में, जिसकी रेशियो जो है वो 3:1 होती है। इसमें 3 मोलिक्यूल्स जो होता है वो हमारे हाइड्रोजन क्लोराइड के होते हैं और 1 मोलिक्यूल जो होता है वो हमारा नाइट्रिक एसिड का होता है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन थ्रू नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू सो अलोन।
एक्वा रिजर्व में जो है हम सोने को भी जो है वो डिजोल्व कर सकते हैं, उसमें जो है वो सोना भी आसानी से पिघल जाता है। लेकिन अकेले अकेले जो है अगर हम HCl अकेला लें तो उसमें भी जो है वो सोना डिजोल्व नहीं होता है, और अगर हम अकेला नाइट्रिक एसिड लेंगे तो उसमें भी जो है वो सोना डिजोल्व नहीं होता है। लेकिन इन दोनों के मिक्सचर में जो है वो आसानी से सोना जो है वो डिजोल्व हो जाता है। Aqua resin is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum. ये इकलौता काफ़ी कम ऐसे reagents में से एक है जिसमें जो है वो सोना और प्लेटिनम जैसी मेटल्स भी जो है वो डिजोल्व हो जाती हैं।